सिंटैक्स को हमने पिछले लेक्चर में फ्रेज लेवल पे डिस्कस किया था। अभी हम पेज नंबर 83 पे सिंटैक्स को क्लॉज लेवल पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें ये बात करेंगे कि क्लॉज क्या है। उसके बाद क्लॉज की हम काइंड्स को देखेंगे एग्जांपल्स के साथ, और उसके बाद हम एग्जांपल्स के बाद देखने के बाद हम एक एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के हिसाब से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक एक एग्जांपल आपके सामने होगी। ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली ग्रामर का हिस्सा है। तो फ्रेज लेवल तक जो चीज़ें थी वो तो आपको आईसी एनालिसिस में काम आती हैं, लेकिन बेसिक ग्रामर को समझने के लिए ये चीज़ें भी जाननी ज़रूरी होती हैं। सो क्लास क्या है उसके बारे में अभी बात करूँगा। क्लॉज बेसिकली अल्फाज का एक ग्रुप है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, और वो एक सेंटेंस के मेंबर के तौर पे काम करते हैं। याद रखिएगा कि एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्लॉजेज होती हैं। सेंटेंस के अंदर सेंटेंस जो है कम से कम, कोई भी सेंटेंस कम से कम एक क्लॉज पे ज़रूर मुश्तमिल होता है। सो आप ये कह सकते हैं कि क्लॉज जो है बेसिकली एक स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है जिसके अंदर मिनिमली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होते हैं, और वो एक थॉट एक्सप्रेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दोनों चीज़ें, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब एक ग्रामेटिकल यूनिट के अंदर आप डाल दें, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड का फोनेम था, स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर था वर्ड का जो था वो मॉर्फीम था। उसके बाद सिंटैक्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि सेंटेंस का है उसको क्लॉज कहा जाता है। कि सेंटेंस चूँकि कोई भी सेंटेंस हो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल होता है, तो डेफिनेटली जो है वो एक क्लॉज जो है वो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल होना चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे क्लॉज बोला जाता है, और क्लॉज के अंदर बाज़ दफ़ा कंप्लीट आइडिया होता है और बाज़ दफ़ा कंप्लीट आइडिया नहीं होता। पेज नंबर 83 पे हम बात कर रहे हैं, और यहीं पे हम क्लॉज की काइंड्स के ऊपर बात करेंगे। क्लॉज की दो काइंड्स हैं। पहला है मेन क्लॉज, इसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ये वो क्लॉज है जो कि तन्हा रह सकता है और अकेला खुद ये सेंस दे सकता है। जैसे हमने ऊपर ये बात की कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर, और अगर वो कंप्लीट थॉट देगा तो वो मैन क्लॉज है। इट मीन्स दैट कैन स्टैंड अलोन। और अगर वो नहीं देता कंप्लीट थॉट तो इसका मतलब है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब स्टैंड अलोन है तो ये सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। नॉर्मली मेन क्लॉज को सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है, यानी कि ये अकेला होता है। बाज़ दफ़ा एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज होते हैं, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस बेसिकली जब आप सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस कंप्लीट तब होता है जब थॉट कंप्लीट होती है, और बाज़ दफ़ा एक सेंटेंस के अंदर थॉट कंप्लीट नहीं होती लेकिन क्लॉज ज़रूर कंप्लीट हो जाता है, तो हम कहते हैं ये मेन क्लॉज है इसका और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, आगे हम इसको नीचे देखेंगे भी। अब यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखिए तो डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि बेसिकली मेन क्लॉज के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और याद रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज तन्हा नहीं रह सकता। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कम से कम एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है ही बिलीव्ड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है। दैट द अर्थ वॉज राउंड, यहाँ पे भी क्या है, द अर्थ वॉज राउंड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दैट द अर्थ वॉज राउंड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट द अर्थ वॉज राउंड, ये पूरे का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये इसके बगैर, ही बिलीव्ड के बगैर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
ठीक है। तो ये दोनों मिलके इन्होंने एक सेंटेंस बनाया। सेंटेंस क्या है? जो कि कंप्लीट सेंस देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो कि कंप्लीट सेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे उस ग्रुप ने ये आपको सेंस प्रोवाइड किया मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के जरिए। तो क्लॉज की दो किस एग्जाम आपके सामने एक डायग्राम दी होगी पेज नंबर 83 पे, मेन क्लास की और इंडिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लास की। मेन क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास भी बोला जाता है और सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास भी बोला जाता है। सबऑर्डिनेट क्लास बेसिकली डिपेंडेंट क्लास होता है जो कि मेन क्लास को मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ही बिलीव्ड, ये ही बिलीव्ड है, ये मेन क्लास है। अब इसने क्या बिलीव किया? इस सारी बात को क्या मॉडिफाई कर रहा है? सबऑर्डिनेट क्लास। ही ने, या फॉर एग्जांपल जाहिद बिलीव्ड, ठीक है, जाहिद बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज राउंड। तो जाहिद बिलीव्ड ये मेन क्लास था, दैट द अर्थ वाज राउंड, इस बात ने बेसिकली ही बिलीव्ड को, जाहिद बिलीव्ड को मॉडिफाई किया, उसके बारे में बताया कि क्या बिलीव किया, ये बिलीव किया द अर्थ वाज राउंड, ठीक है। सो इनके मेन क्लास उसने इंडिपेंडेंट को जब वो मॉडिफाई किया और ये उसके कंपोनेंट के तौर पे काम करता है। तो सबऑर्डिनेट क्लास को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दैट द अर्थ वाज राउंड बेसिकली इसी चीज को इंडिकेट करता है। पूरा सेंटेंस बोला हमने, दैट द अर्थ वाज राउंड, इट इंडिकेट्स कि इस द एंटायर सेंटेंस इज बेसिकली, एंटायर क्लास इज बेसिकली द पार्ट ऑफ another class, another man class. The entire class is subordinate to another class, ठीक है। इसको पढ़ने से आपको ये इंडिकेशन मिलती है। अगर आप इसमें से दैट हटा देते तो सिंपली जो है ये एक अलग से सेंटेंस बन जाता है। तो हमने आगे बात की है कि इसको हमने 3 डिफरेंट टाइप्स में जो सबऑर्डिनेट क्लास है उनको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है नाउन क्लास, ठीक है, फिर होगा एक एडजेक्टिव क्लास और तीसरा है इसका एडवर्बियल क्लास। ये 3 सबऑर्डिनेट क्लासेज हैं। तो पहला जो क्लॉज है 3, जैसे मैंने बात की डिपेंडेंट क्लॉज में जो पहला क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है, जिस पे बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 83 पे दिया हुआ है कि नाउन क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होता है जो कि बेसिकली कहते हैं वो फॉर्म है जो कि टेंस और वर्ब के सब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को जोड़ना चाहती है। फंक्शनिंग लाइक अ नाउन विद इन अ सेंटेंस। तो कॉमन टाइप जो नाउन क्लॉज की हैं वो कौन सी हैं? अब नाउन क्लॉज में अब कॉमन टाइप्स कौन सी हैं? एक वो है जैसे दैट, नाउन क्लॉज विद दैट, नाउन क्लॉज विद इफ, वेदर, नाउन क्लॉज विद WH वर्ड्स। तो नाउन क्लॉज देखिए, अभी गौर कीजिए, जैसे मैंने बात की सबऑर्डिनेट क्लॉज की मुख्तलिफ इकसाम है, जिसमें पहला है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज को इस तरह की टाइप्स है ना, दैट की, इफ या वेदर या WH वर्ड्स की। जो ऊपर आपने देखा ना, ही बिलीव्ड, ठीक है। अब आगे ये अगला नाउन क्लॉज है दैट द अर्थ वाज राउंड। सो ये नाउन क्लॉज थी, इसके साथ हमने इससे ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है? नाउन क्लॉज विद दैट, ठीक है। अब ये ऐसे ही थॉट वेदर द अर्थ वाज राउंड, तो वेदर, ठीक है, वेदर लगा दिया दूसरा। इफ द अर्थ वाज राउंड, सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ से शुरू हुआ, तो आगे वो इफ द अर्थ, आगे वाला सारा नाउन है, द अर्थ वाज राउंड। तो कहते हैं कि नाउन क्लॉज जो है वो इससे स्टार्ट होता है, फाइनाइट वर्ब इसके अंदर मौजूद होता है जो कि फॉर्म बताता है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शो की है। नाउन क्लॉज जो दैट वाली, आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अब आई बिलीव, ये यहां तक तो बात ठीक है, ठीक है। अब
आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। आई बिलीव जो वो आपका मेन क्लॉज है, लेकिन ये सारी बाकी चीजें दैट एवरीथिंग फॉर रीजन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये दैट से शुरू हुआ। दूसरा भी इसके साथ वही है। उसके बाद नाउन के साथ इफ या वेदर लगा के आप देखिए, इसी पेज नंबर 83 पे दिया हुआ, आई डोंट नो इफ माई सिस्टर इज एट होम, आई डोंट नो वेदर माई सिस्टर इज एट होम। ठीक है, इफ और वेदर आप लगा के देखते हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे भी यानी कि आई डोंट नो मेन क्लास है और इफ माई सिस्टर इज एट होम ये सबऑर्डिनेट क्लास है। सेंटेंस को सिंटैक्स जो है जहाँ पे वर्ड लेवल पे हमने इससे पहले एनालाइज किया, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने इसको क्लॉज लेवल पे भी एनालाइज किया। अगर आपको शौक चढ़ता है, जुनून चढ़ता है कि मैंने जनाब इसको करना ही है, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मैंने इसको करना ही है, आईसी एनालिसिस करना ही है, तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी क्लॉज के हिसाब से कि आप क्लॉज के हिसाब से जब आप देखेंगे, क्लॉजेज के हिसाब से एक लॉन्ग सेंटेंस आ जाता है, 2 हिस्सों में आप उसको बताते हैं कि ये 2 क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज में डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप उसको वर्ड लेवल की हायरार्की में ले जाएंगे, रिवर्स में चल पड़ेंगे। ठीक है, आईसी एनालिसिस भी आप इस तरह कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अगले पेज की जानिब बढ़ेंगे, पेज नंबर 84 पे, कि नाउन क्लॉज इसके अंदर WH वर्ड लगे हुए हैं। कहते हैं आई वॉन्ट टू नो वट मेक्स यू लाफ, WH के साथ है, आई वॉन्ट टू नो वट मेक्स यू लाफ, मैं जानना चाहता हूँ कौन सी चीज तुम्हें जो है वो हंसने पे मजबूर करती है। सो व्हाट मेक्स यू लाफ, यहाँ पे WH के साथ शुरू किया हमने। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, तो नाउन क्लास के अंदर, अब नाउन क्लास के अंदर अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है। देखो ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट मेक्स यू लाफ, अपना सब्जेक्ट है। व्हाट बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, प्रेडिकेट। अब यही आगे हम बात करेंगे एक सेंटेंस के अंदर, आई नो वेयर ही लिव्स, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे सब्जेक्ट जो है नाउन क्लास का क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द नाउन क्लास, ही, जब वो बेसिकली कहते हैं ना ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द नाउन क्लास और लिव्स इज द प्रेडिकेट। आई नो वेयर ही लिव्स, अब वेयर के साथ हमने क्लास दूसरा स्टार्ट कर लिया, वेयर ही लिव्स, ही यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट और लिव्स क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। ही लिव्स जो है बेसिकली सेंटेंस के अंदर आई नो के साथ का सबऑर्डिनेट क्लास है और ये इंडिकेट करता है कि इसकी कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ एग्जांपल उसको मैंने ड्रॉ भी कर दिया कि आई नो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक हुआ, दूसरी नाउन क्लास है, वेयर ही लिव्स सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने देखा, तो क्या हुआ, वेयर ही लिव्स। अब ये दोबारा जो ये एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपने देखा कि ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है जो कि आपको, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिवल क्लॉज के ऊपर। एडजेक्टिव क्लॉज भी इसको बोला जाता है, इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। ये ऐसी क्लॉज है जो कि नाउन को मॉडिफाई करती है और ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एडजेक्टिवल क्लॉज यूजुअली जो एक रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ शुरू होती है, जैसे हु, हुम, दैट, विच या हुज, या रिलेटिव एडवर्ब के साथ, देयर एंड व्हेन के साथ। एडजेक्टिव क्लॉजेस की 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव और एक रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव को नॉन एसेंशियल भी बोला जाता है और रिस्ट्रिक्टिव को एसेंशियल बोला जाता है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्या, ये ऐसा क्लॉज है जो कि आपको नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब देखिए यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे है, माय ओल्डर ब्रदर्स कार, ठीक है, which he bought 2 years ago has already needed many repairs। अब ये दरमियान में लगा हुआ है। ठीक है, ये नॉन एसेंशियल है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। कहते हैं ये नाउन को मॉडिफाई करती है, दैट मॉडिफाइज अ नाउन।
gives information about a noun. तो कौन से नाउन को which he bought 2 years ago. So ये उस कार की बात हो रही है which he bought 2 years ago. ठीक है, तो ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी बड़े भाई की कौन सी गाड़ी जो उसने 2 साल पहले खरीदी. ठीक है, so this is what this one is. This clause modifies the noun in the main clause. उसके बाद एक रिस्ट्रिक्टिव है. नॉन रिस्ट्रिक्टिव में तो ये आप इसमें से निकाल भी सकते हैं. नॉन एसेंशियल है, इसकी जरूरत नहीं होती, ये निकल उड़ भी सकता है इसमें से. और नॉन रिस्ट्रिक्टिव की एक पहचान ये है कि ये 2 कामास के दरमियान में होती है. क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले पिछले सेंटेंस का ऐसा नहीं कि आधा सेंटेंस के दरमियान में इसको ऐड किया जाता है नॉर्मली. सो रिस्ट्रिक्टिव है एसेंशियल क्लॉज. एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो कि राइटर प्रोवाइड करता है. रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को देखिए पेज नंबर 84 पे एडजेक्टिवल क्लॉज की हेडिंग के नीचे जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. ठीक है, कि द क्लॉज दैट ऑफर्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन. अब यहाँ क्या, द रूम दैट यू रिजर्व फॉर द मीटिंग इज नॉट रेडी. ये एसेंशियल क्लॉज है. द रूम एसेंशियल और नॉन रिस्ट्रिक्टिव में बात इतनी है कि एक में कामा और दूसरे में जब वो दूसरी बगैर कामे की थी और कामा हटाने से ही उसकी जो उसका स्टेटस है वो बदल गया. लेकिन यहाँ ये बात जरूरी भी है. देखिए सेंटेंस को अगर आप पढ़े तो यहाँ पे इसकी जरूरत थी कि द रूम इज नॉट रेडी. सेंटेंस तो ये है ना, द रूम इज नॉट रेडी. लेकिन अगर आप गौर कीजिए कि यहाँ पे किस रूम की बात हो रही है. सो ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है. द रूम दैट यू रिजर्व फॉर द मीटिंग इज नॉट रेडी. तो यहाँ पे ये इंडिकेशन आपको मिली उस खास रूम की बात रही, वो रूम जो कि मीटिंग के लिए रिजर्व किया गया, वो नहीं तैयार हुआ, वो नहीं रेडी हुआ. ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव है. उसने इस सेंटेंस में से जब ये आप निकालेंगे दैट इज ऑफ द मीटिंग, सो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन एम्बिगुअस हो जाएगी. द रूम इज नॉट रेडी, ये कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती. लेकिन जब उसने ये बात बताई तो अल्टीमेटली उसने उसको स्पेसिफिक कर दिया, उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे दी. इसके बाद अगली एग्जांपल एडजेक्टिव क्लॉज की ये भी है कि उसके अंदर हु और हुम का इस्तेमाल किया गया. रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव मैंने बात कर दी. अब यहाँ पे हु जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करता है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, एग्जांपल्स भी दे रही है. जैसे दैट की बजाय यहाँ पे जैसे हमने दैट लिखा, दैट यू रिजर्व फॉर मीटिंग, फॉर द मीटिंग इज नॉट रेडी. सो आगे एग्जांपल्स दी गई कि एडजेक्टिवल क्लॉज के साथ आप हु और हुम भी लगा सकते हैं. जब हु कब लगता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे फंक्शन करता है. द ब्यूटीफुल लेडी हु सिट्स नेक्स्ट टू मी इज फ्रेंडली. द ब्यूटीफुल लेडी दैट सिट्स नेक्स्ट टू मी इज फ्रेंडली. हुम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं. द ब्यूटीफुल लेडी हुम आई मेट यस्टरडे वाज फ्रेंडली. यह सेंटेंस इनफॉर्मल है. द ब्यूटीफुल लेडी दैट आई मेट यस्टरडे वाज फ्रेंडली. ठीक है, तो एक्चुअल सेंटेंस में इस तरह हमने इनफॉर्मल में उसको लिख के मैंने साथ स्टार लगा दिया कि इनफॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है. सो होम जो है हु और होम का इस्तेमाल भी इसी तरह करके यानी वो भी एडजेक्टिवल क्लॉज के अंदर इस्तेमाल होते हैं. यहाँ पे आगे पेज नंबर 85 पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे द ब्यूटीफुल लेडी हु सिट्स नेक्स्ट टू मी इज फ्रेंडली. द ब्यूटीफुल लेडी दैट सिट्स नेक्स्ट टू मी इज फ्रेंडली. जबकि इनकरेक्ट ये है कि द ब्यूटीफुल लेडी सिट्स नेक्स्ट टू मी इज फ्रेंडली. यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म्स दोनों मैंने बता दी. सो एडजेक्टिवल क्लॉज की एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं जो आपने खुद पढ़नी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं. सिंपल सा एक आइडिया है जो आपने यहाँ से जिसको कैप्चर करना है, समझना है कि एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होती है, क्योंकि वो उसके अंदर नाउन को बेसिकली नाउन के से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करता है. क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही है नाउन को मॉडिफाई करना, तो यहाँ पे वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. द ब्यूटीफुल लेडी के साथ हु सिट्स नेक्स्ट टू मी बेसिकली इस लेडी को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है. तो पूरे का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज होगा. सो आगे बात करते हैं एडवर्बियल क्लॉज के ऊपर.
पेज नंबर 84 पे हमारा ये भी आखिरी जो वो टॉपिक भी होगा। एडवर्बियल क्लास में के अंदर बेसिकली वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होती है, जो कि आपको रीजन, मैनर, टाइम, प्लेस, कंसेशन, कंडीशन या एक्शन के पर्पस से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एडवर्बियल ये सजेस्ट करता है कि एडवर्बियल क्लास वर्ब्स को मॉडिफाई करता है। इससे पिछले में हमने देखा नाउन मॉडिफाई हुआ, यहाँ पे एडवर्बियल को जब वो मॉडिफाई करता है, लेकिन याद रखिएगा कि ये एडवर्बियल जो है बेसिकली वो पूरे के पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। आई डिड दिस वर्क बिकॉज दिस वर्क इज पार्ट ऑफ माई एजुकेशनल प्रोजेक्ट। आई डिड दिस वर्क, अब यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज है बिकॉज दिस वर्क इज पार्ट ऑफ माई एजुकेशनल प्रोजेक्ट। मैंने बताया रीजन जब बताई जाती है, जब आप मैनर बताते हैं, जब आप टाइम बताते हैं, जब हम प्लेस की बात करते हैं, कंसेशन की बात करते हैं, जब कंडीशन की, जब पर्पस की, तो एडवर्बियल क्लॉज लगती है। ठीक है, यहाँ पे इन सेंटेंसेस के अंदर एक एक सेंटेंस के अंदर मैंने एक एक एग्जांपल ड्रॉ करके रखी है कि ही एट एज इफ ही वाज स्टार्विंग फॉर मंथ्स। तो मैनर की बात की है। ठीक है, बात तो मैनर की गई, उसके एक्शन को मॉडिफाई किया गया, लेकिन बेसिकली पूरे के पूरे मेन क्लॉज को मॉडिफाई है। ही अकेले एक बंदे को मॉडिफाई नहीं किया गया, बल्कि साथ वालों को भी मॉडिफाई कर दिया गया। उसके बाद बिफोर यू गो ब्रिंग मी सम वाटर। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात होगी, ब्रिंग मी सम वाटर। तो उसने टाइम की बात की ना, बिफोर यू गो, ये उस टाइम की बात की, इससे पहले कि तुम जाओ, वक्त की बात हो रही है। फिर प्लेस की, पुट इट वेयर यू कैन, वेयर वी कैन सी इट, पुट इट, पूरे उस चीज के बारे में, किसी एक चीज को रखना है जहां पर हम इसको देख सकते हैं, ये प्लेस का एडवर्बियल लगाएगा। सो इसको इसी तरह समझना है क्लास को आपने। जो लोग आईसी एनालिसिस करना चाहते हैं, आईसी एनालिसिस को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीज के वो क्लॉजेस को समझें। जब उनको क्लॉजेस के बारे में इल्म होगा तो डेफिनेटली वो फ्रेज लेवल पे एनालिसिस करना अच्छी तरह सीख जाएंगे। जब क्लॉज को नहीं करेंगे, क्लॉज को नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली वो फ्रेज को भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अलमिया है वो यही है कि हम डायरेक्ट सेंटेंस से स्टार्ट हो जाते हैं। पहले आप उसको क्लॉजेस में, जब भी आपने स्टार्ट करना है, आपके पास पूरा सेंटेंस है, आप उसको क्लॉज में डिवाइड करेंगे, क्लॉज के बाद आप फ्रेजेस में डिवाइड करेंगे, फ्रेजेस के बाद आप वर्ड्स में डिवाइड करेंगे कि ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज को और मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिवाइड करने के बाद आप फिर उन दोनों को देखेंगे। अच्छा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो कौन सी एडवर्बियल है, या ये नाउन क्लॉज है, या ये जब वो दूसरा वर्ब क्लॉज है। ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या वर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज है। तीनों में से कौन सी क्लॉज है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप उन दो हिस्सों में चीजों को आप डिफरेंशिएट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको इल्म होगा जब कि किस तरह एडवर्बियल क्लॉज जो एडजेक्टिवल क्लॉज के अंदर क्या चीज इस्तेमाल होती है, या दूसरे के अंदर, आप बड़ा क्लियरली आप सिंटैक्टिक एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, जब आप इनको अच्छी तरह समझ लेंगे तब आपको इल्म होगा, वरना आपको इसकी कोई भी जरा वो समझ नहीं आएगी। तो यहाँ लास्ट पे मैंने उसी की एक डायग्राम भी ड्रॉ कर दी है कि क्लासेस को आप डिवाइड करेंगे तो मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास में आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेन क्लास को जब आपने इंडिपेंडेंट क्लास में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस में डिवाइड किया, तो मेन क्लास के अंदर क्या नाउन क्लास होती है नॉर्मली, इसमें इसके अंदर कहते हैं कि सॉरी मेन क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होती है। सबऑर्डिनेट क्लास जो उसके अंदर तीन है, एक है नाउन क्लास। नाउन क्लास के अंदर कहता है जी कि ये दैट क्लास के साथ भी इसके अंदर हो सकती है, इफ वेदर क्लास भी है, WH क्लास भी है, यानी कि सेंटेंस उससे बन रहा होता है। सबऑर्डिनेट में दूसरा एडजेक्टिवल क्लास जिसको रिलेटिव क्लास भी बोला जाता है, ये
रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव होती है। रिलेटिव मीन्स कि ये उसी नाउन क्लॉज के बारे में बता रहे होते हैं, जबकि एडवर्बियल क्लॉज जो बेसिकली उस नाउन क्लॉज के अंदर जो एक्शन हो रहा है उसको मॉडिफाई करता है। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, रीजन, मैनर, टाइम, प्लेस, कंसेशन, कंडीशन एंड पर्पस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर सेंटेंस के क्लॉज, सिंटैक्स के क्लॉज लेवल के ऊपर, जिससे रिलेटेड हमने बात की पेज नंबर 82 से लेके ऑनवर्ड 84 तक, सॉरी 83, पेज नंबर 83 से हमने स्टार्ट किया और हमने 85 तक बात की। 83 से 85 का ये टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।